नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आपका हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा शिक्षण जो सीटेट जैसे एग्ज़ाम में पेडागोजी के रूप में पूछे जाते हैं, पेडागोजी संबंधी जो भी प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिल जाया करे। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। और वीडियो संबंधित जो भी आपको कमेंट या सुझाव देने हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अपने सुझाव अवश्य दें। तो आज का जो टॉपिक है, जो हिंदी शिक्षण के जो सूत्र हैं, हिंदी भाषा के सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र। तो जैसे पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान को आधार बनाया जाता है और शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान कराया जाता है, वो भी पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर। इसमें जो हमें पहले से जो उदाहरण ज्ञात होते हैं उनकी सहायता से हमें अज्ञात नियम को जानने का प्रयास करना होता है। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें पूर्व जानकारी और नयापन दोनों सम्मिलित हों। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि शिक्षक को चाहिए जो उन्हें पहले पूर्व जानकारी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम अगली कक्षा में पहुंचते हैं तो उसकी जो पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, उसका पहला पेज जो होता है उस पर लिखा होता है पुनरावृत्ति, यानी कि पहले का ज्ञान, पिछली कक्षा का। तो यानी कि जो हमें पहले का ज्ञान जो मेरे अंदर होता है उनको आधार बना करके नए नियमों को ग्रहण करना। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। अच्छा, मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं? मूर्त ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका स्पर्श किया जा सके या जिन्हें देखा जा सके, और अमूर्त वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कल्पनाशील होती हैं, जो भावात्मक वस्तुएं होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उनकी कल्पना मात्र की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र में नए शब्दों को सिखाने के लिए एक भाषा अध्यापक उनसे संबंधित विभिन्न चित्रों या वस्तुओं को छात्र के सम्मुख लाता है, मूर्त रूप से मतलब उनके समक्ष लाता है, और अमूर्त शब्दों की जानकारी देते हुए उन्हें पढ़ाता हुआ चलता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को भारत के नक्शे के बारे में समझाना है तो उसके सामने भारत के नक्शे को लाकर रखेंगे और भारत के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी शब्दों के द्वारा बताते हुए चलेंगे। अगला है आपका सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है, इसमें हम अधिगम की जो शुरुआत करते हैं सरल बातों से करते हैं, बाद में जटिल अवधारणाएं बताते हैं, कठिन से कठिन अवधारणाएं बताते हैं। यह बाल विकास के अनुकूल और मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र होता है कि हम किसी भी कक्षा में पहुँचें जब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सदैव जो अपनी बात शुरू करें तो सरल बात से शुरू करें, सरलता से कठिनता की ओर चलें। तो इसमें भाषा अध्यापक को यह चाहिए होता है कि किसी भी व्याकरण के संप्रत्यय को बताने से पहले सरल से सरल उदाहरणों और तथ्यों की सहायता लें, उसके बाद कठिन नियमों को समझाएं। तो ये होता है सरल से जटिल की ओर। अगला है आपका शिक्षण सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये जो सूत्र है आपका शिक्षण सूत्र, इस सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र पर विशेष बल दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें वास्तविकता से कल्पना की ओर चला जाता है, और ये जो सूत्र है ये आपका मूर्त से अमूर्त पर, जो आपको शिक्षण सूत्र अभी पीछे बताया उस पर आधारित है। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। तो इसमें स्थूल मतलब होता है वास्तविक, सूक्ष्म मतलब होता है कल्पना। स्थूल का मतलब होता है मूर्त से और सूक्ष्म का मतलब होता है अमूर्त से। तो अगला आपका शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर इसमें क्या होता है, इसमें भाषा अध्यापक को चाहिए होता है कि सबसे पहले हम उसका पाठ का संपूर्ण वृत्तांत बताएं एक सारांश के रूप में। पूर्ण मतलब उसका पूरा सारांश मौखिक रूप से बताएं। उसके बाद पाठ के विभिन्न अंशों का वर्णन करें। पहले सर्वप्रथम पाठ की पूरी जानकारी दें सारांश के रूप में, एक प्रस्तावना के तौर पर। उसके बाद उसके छोटे छोटे खंड करके पाठ के संपूर्ण विभिन्न अंशों का वर्णन करें। अगला आपका आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ये होता है कि इस सूत्र के अंतर्गत बालक के समक्ष विशिष्ट उदाहरण रखे जाते हैं
और उनके द्वारा सामान्य सिद्धांतों नियमों को बताया जाता है। इसमें विशेष उदाहरणों के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और बाद में विषय का सामान्यीकरण किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष क्या होते हैं, तो विशेष उदाहरण होते हैं, और सामान्य क्या होते हैं, तो सामान्य सिद्धांत या नियम होते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं, ये आपका शिक्षण सूत्र है, यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये अधिकांशतः विज्ञान, गणित या चाहे आपका संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, इन जैसे शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। अगला आपका सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़कर या विच्छेद करके पढ़ाना, व्याख्या करते हुए पढ़ाना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़कर या मेल करके या संधि करके पढ़ाना। तो किसी भी हमें जब नए तथ्य को सिखाना होता है तो उसके प्रत्येक खंड को, प्रत्येक अंश को तोड़ करके, विच्छेद करके, समझाते हुए, फिर उनको जोड़ते हुए, मिलाते हुए, पढ़ाते हुए चलना होता है। तो इसमें किसी भी नए तत्व को सिखाने के लिए उसके विभिन्न आयामों का विश्लेषण करें, यानी कि उनके विभिन्न आयामों को छोटे छोटे खंडों के रूप में उनका विच्छेद करें, फिर उन्हें संश्लेषित कर उन्हें एकात्मक रूप देना होता है। तो ये कहलाता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला आपका सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र में प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो शिक्षार्थी देखकर सरलता से ज्ञान और जानकारी ग्रहण करता है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इस ज्ञान को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। यानी कि जो चीज़ हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, जो हमको दिखाई दे रही है, उसको देख कर के सरलता से सीखा जा सकता है, और जो कल्पनाशील वस्तु है, जो हमारे सामने नहीं है, जो एक भावात्मक है, उसे के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई अधिक होती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बालक को पहले प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं, जिससे कि बाद में बालक को अप्रत्यक्ष बातों को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बालकों को चाहिए होता है कि उन्हें पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में जानकारी दें, उसके बाद उनके बारे में विशेष चर्चा करते हुए अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में बातें बताई जाएँ। अगला आपका शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें क्या होता है, इसमें बालकों के ज्ञान में स्थायित्व आ जाता है, यानी कि बालक के निश्चित ज्ञान और अनिश्चित और स्पष्ट ज्ञान को एक निश्चित ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। यानी कि बालक के अंदर जो अनिश्चित ज्ञान है, जो अस्पष्ट ज्ञान है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, तो उस ज्ञान को एक निश्चित ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। प्रारंभ में बच्चों को जो निश्चित ज्ञान नहीं होता है, परंतु बाद में कई बार गलतियां करने के बाद तक एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाते हैं। यानी कि ये जो शिक्षण सूत्र है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यानी कि जो हमें समझ में नहीं आता है, जो हम बार बार गलतियां करते हैं, तो ये एक तरीके से अभ्यास पर निर्भर है। ये शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, इसमें आप जितना अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे, और एक दिन आप गलती करने के बाद अपने निश्चित बिंदु तक पहुँच जाते हैं। अगला एक आपका सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस सूत्र में क्या होता है, इस सूत्र में बालक को उसकी रुचि, आयु, जिज्ञासा को ध्यान में रखकर किसी भी पाठ्य वस्तु का ध्यान कराया जाता है, जिससे कि बालक की तार्किक क्षमता का विकास हो। तो मनोवैज्ञानिक जितनी भी विधियां हैं वो सब तार्किक, वो सभी बालक की तार्किकता की क्षमता को विकास करती हैं, कोई विकास को उत्पन्न करती हैं, यानी तार्किक बनाती हैं। शिक्षण सूत्र से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं, जैसे फ्रॉबेल ने कहा है, शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को ग्रहण करने के योग्य बनाता है। यानी कि शिक्षण सूत्र का उद्देश्य केवल यह होता है कि अधिक से अधिक पाना, जितना हम पा सकें उतना पाएं, यानी कि ज्ञान, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को ग्रहण करने के योग्य बनाता है। रेमंड ने क्या कहा है, रेमंड का कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यानी कि शिक्षण सूत्र कैसे होते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक के भांति बच्चे के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, अब आपका अगला टॉपिक आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का अगर महत्व के बारे में बात करें तो ये इसका महत्व क्या होता है, तो ये
सारे इनमें से कोई भी आपके पॉइंट अगर विकल्प में मिलते हैं तो आप उनमें से चयन कर सकते हैं। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री का विशेष महत्व होता है कि पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना या अपने ज्ञान को प्रभावशाली बनाना, कक्षा की नीरसता को ख़त्म करना, यानी कि जब हम क्लास में पहुंचते हैं तो सीधे पढ़ाने लगते हैं तो क्लास हमारी नीरस हो जाती है, बच्चे बोर होने लगते हैं। तो उनकी नीरसता को दूर करने के लिए एक हमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना होता है, जिससे कि बच्चे पढ़ने में रुचि लें। अगला है आपका जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरल बनाना। जैसे कि बच्चे को अगर हम कोई सिद्धांत या कोई नियम बताते हैं तो उनको देर में समझ आती है, लेकिन जब हम वही नियम किसी शिक्षण सामग्री के द्वारा बताएं, किसी सहायक सामग्री के द्वारा बताते हैं, पाठ्य सामग्री के द्वारा, तो वो उनको सरलता से समझ में आता है। अगला है आपका अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहना, और वो उन सब चीज़ों को देख करके उनके मन में नीरसता उत्पन्न नहीं होती है और वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बने रहते हैं, उनका मानसिक विकास भी होता है। अगला है आपका स्वयं करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकास में की क्षमता उत्पन्न होना, यानी कि उनमें फिर ये एक तरह की ये विकास उत्पन्न होता है, एक उनकी ये क्रियाशीलता उत्पन्न होती है कि ये काम मैं स्वयं करके देखूं, और आत्मनिर्भर बनने की उनमें क्षमता उत्पन्न होती है। अगला है आपका इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं कौन कौन सी, तो शिक्षण सहायक सामग्रियां जैसे कि आपकी दृश्य सामग्री में आपका आता है श्यामपट, चित्र, चार्ट, ग्राफ, पत्र, समाचार पत्र, स्लाइड फिल्म, समय सारणी, ये सारी आपकी दृश्य सामग्री में आती हैं। श्रव्य सामग्री में जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सिर्फ आपकी श्रव्य सामग्री होती हैं जिन्हें हम सिर्फ सुन सकते हैं। अगला है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जिसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी कि जैसे टेलीविज़न हुआ, फिल्म प्रोजेक्टर हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये लैपटॉप हुआ, ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक अन्य शिक्षण सहायक सामग्री और है जिसे हम बोलते हैं क्रिया सहायक सामग्री, जिनमें आपके आते हैं भ्रमण, यानी कि शैक्षिक भ्रमण, घूमना। उन भ्रमण में कौन कौन से स्थल होने चाहिए, ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे संग्रहालय स्थल हैं, उद्यान का भ्रमण है, ये भी एक आपके शिक्षण सहायक सामग्री के ही भाग हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके सीटेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आपकी सीटेट जो 2020 की परीक्षा होने वाली है उसमें भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, जब तक छात्र की भाषा का अनुकरण करें, जब तक छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या क्रियाशीलता का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है जो शिक्षक या हमसे बड़े जो करते हैं उनका अनुकरण करके हम सीखते हैं, यानी कि हम उनके भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो अनुकरण प्रयत्न करने से ही किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ए, प्रयत्न का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, पहला विकल्प, बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। दूसरा विकल्प है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें। तीसरा विकल्प है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। चौथा विकल्प है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य को पढ़ने का भरपूर अवसर दें। तो आपका जो पहला विकल्प है सहज रचना शक्ति को बढ़ावा देना, तो शिक्षक का हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से पाठ सामग्री प्रस्तुत करें उनके समक्ष कि उनका जो मस्तिष्क है वो सृजनशील हो, रचनाशील हो, रचनात्मकता को बढ़ावा दे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की और समृद्ध साहित्य को, अब ये जो खाली स्थान है इनमें क्या भरा जाएगा, तो इनमें आप लोग देखें जटिलताओं या साहित्य, विषमताओं या सराहना, जटिलताओं या सराहना, विविधता या सराहना। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा वो होगा आपका सी, यानी कि एक भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि भारतीय भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा सी।
आपका अगला प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो एक भाषा अध्यापक का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है, महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होना चाहिए कि भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास उनमें हो, इस प्रकार से उनमें बल उत्पन्न करना चाहिए, वो भी विविध संदर्भों में, न केवल अलंकार में, न केवल भाषा के सिद्धांत में, न ही केवल शुद्ध भाषा के प्रयोग में, बल्कि उसका जो सही उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए बच्चों में, न केवल भाषा के सिद्धांत समझ पर, न केवल अलंकारिक और न ही केवल शुद्ध भाषा का प्रयोग, बल्कि विविध संदर्भों में, अनेक संदर्भों में। तो इसमें जो आपके तीनों पॉइंट इसी विकल्प में समाहित हो जाते हैं। तो हमें भी इसी तरीके से सीटेट की परीक्षा में इसी तरीके से विकल्पों का चयन करना होता है। उनमें 3 विकल्प अधिकांशतः ऐसे होते हैं जो तीनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। चौथा विकल्प एक ऐसा आपको मिलेगा जो विकल्प उस विकल्प में तीनों विकल्पों का समावेश होगा। तो हमें ऐसे ही विकल्पों का चयन करना होता है। आपका अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में अभ्यास, यानी कि आपकी दृष्टि में अभ्यास का क्या महत्व है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आप मेरी दृष्टि में अभ्यास जो है, बार बार आप अभ्यास करेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो इसका सही विकल्प होगा पाठ को समझने में मदद करेंगे। अगर आप ये चुनते हैं बच्चों को तार्किक बनाते हैं, अगर आपका प्रश्न यहाँ पर विज्ञान शिक्षण से संबंधित होता या गणित शिक्षण से संबंधित होता तो आप ये विकल्प चुन सकते थे, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा पाठ को समझने में मदद करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे या उनसे कम गतिविधियां कराएंगे? विशेष सहानुभूति भी नहीं देंगे, ना बच्चों को से अलग गतिविधियां कराएंगे, ना ही उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे, बल्कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएंगे। तो इसका सही विकल्प है 6वें का, वो होगा दूसरा विकल्प, पढ़ने के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएंगे। आपका 7वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो पहला विकल्प है, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना और पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। अगला तो जो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है कि अन्य भाषाओं कि जो भी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा हुई, संस्कृत भाषा हुई, तो उसमें अनुवाद सामग्री का रखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद करके उसको पढ़ सकें या अंग्रेजी भाषा का हिंदी में अनुवाद करके उसको हम समझ सकें। तो अन्य भाषा के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना चाहिए। अनुवाद सामग्री का सिर्फ यही उद्देश्य होता है। अगला है आपका 8वां प्रश्न, लड़के होकर रोते हो, ये किस प्रकार का कथन है? तो लड़के होकर रोते हो, ये जो इसका जो सही विकल्प होगा, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका जो कथन है उस पर आपको ध्यान देना है कि लड़के होकर रोते हो, लड़के मतलब एक लिंग को दर्शाता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो लड़का जो शब्द है वो एक पुल्लिंग का है, यानी कि जेंडर की दृष्टि से ये पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से। अगला आपका 9वां प्रश्न है और 9वें प्रश्न का जो प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपने क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा में पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों से प्रयोगों से परिचय कराना या बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो भाषा शिक्षक के रूप में
हमारी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, भाषा के अनेक रूपों से बच्चों को ज्ञान कराना, उनको समझाना, उनसे परिचय कराना, न कि ये जोर देना चाहिए, न एक हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाएं या उनके पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें। तो ऐसा नहीं है, ये तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी जो है एक भाषा शिक्षक की, वो होती है बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों से और प्रयोगों से परिचय कराना। अगला आपका 10वां प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या आशय है? प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या आशय है? पहला विकल्प है कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करना, बड़े आकार के चार्ट लगाना, या कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है डी। कक्षा में जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उस पाठ्य वस्तु के अनुरूप, विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रस्तुत करना। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण से मतलब इन 3 चीज़ों से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है एक विशेष शिक्षण सहायक सामग्री या लिखित सामग्री प्रस्तुत करना। तो ये थे आज आपके इस हिंदी के शिक्षण सूत्र और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके आने वाली सीटेट 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। धन्यवाद।